नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए बता दें कि हम इस पूरे हफ्ते आखिर बाजार किस तरह का रहा है, किस तरह के ट्रेंड्स नजर आए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही अलग अलग सेक्टर आखिर अगले हफ्ते आखिर कौन सी थीम, कौन से सेक्टर और किस तरह के स्टॉक्स जो है जहां पर नजर रखनी चाहिए वो भी एक्सपर्ट से इस पर नजरिया समझते हैं। आज जो है सवाल जवाब का सिलसिला नहीं होता है क्योंकि आज हम पूरे हफ्ते को एनालाइज करते हैं और अगले हफ्ते की आपकी खास तैयारी कराते हैं, लेकिन कुछ अहम स्टॉक्स जिन पर लगातार आप व्यूज मांगते हैं उन स्टॉक्स को हम जरूर शामिल करते हैं। लेकिन सोमवार से शुक्रवार के बीच, सोमवार से गुरुवार आपके सवालों को भी हम कल की तैयारी में शामिल करते हैं। शुक्रवार को अगले हफ्ते की तैयारी कल की तैयारी वाले ही समय यानी शाम 3:30 पर और इसका रिपीट टेलीकास्ट आप शाम 6 बजे देख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम पूरे हफ्ते को समझें उससे पहले अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को जरा जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आज आपकी अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं। एंजल वन के राजेश भोसले साहब हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हेंसेक्स सिक्योरिटीज़ के महेश ओझा साहब हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शो के लिए समय देने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रा मार्केट को हम समझते हैं। तो ये हफ्ता तो साहब मुश्किलों भरा रहा, जो आमतौर पर सभी आम निवेशक, एक्सपर्ट सभी को नज़र आ रहा है और यही वजह है कि आज जो एक्शन नजर आया उसमें जो है वो हमने उस तेजी के ट्रेंड में सवारी करने की कोशिश की। लेकिन ओवरऑल पूरे हफ्ते को देखिए, निफ्टी -1.4, जी हाँ, इस तरह का दबाव निफ्टी ने इस हफ्ते दिखाया। निफ्टी मिड कैप 2.25% से ज्यादा की गिरावट नजर आई इस हफ्ते। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप को देखें तो यहां भी लगभग 1.5% की गिरावट हमें आती हुई नजर आई। तो अहम जो इंडेक्स थे वो प्रेशर में इस हफ्ते साफ तौर पर नजर आए। अब अगर हम अहम इंडाइसिस की बात करें, अहम उन सेक्टरल इंडेक्स की बात करें जहां पर अहम ट्रेंड्स हमें नजर आते हैं, उनमें निफ्टी मेटल को देखिए, लगभग 0.5% की का प्रेशर इस पूरे हफ्ते जो है निफ्टी मेटल पर नजर आया। निफ्टी पीएसयू बैंक जो कि एक अच्छी रैली दिखा रहे थे, अच्छे ट्रेंड में थे, उन पर दबाव जो है वो गहराता हुआ नजर आया। निफ्टी के जो सरकारी बैंक थे वो लगभग 3.5% से ज्यादा का प्रेशर यहां पर नजर आया। निफ्टी रियल्टी लगभग 2.25%। आपको याद होगा कि गुजरे कई हफ्ते जो रियलिटी स्टॉक्स थे उनमें बेहतरीन ट्रेंड हमें नजर आया, लेकिन निफ्टी रियल्टी इस हफ्ते दबाव का शिकार होता हुआ क्योंकि जो पूरा बाजार ही था वो जो मिडिल ईस्ट में टेंशन थी, जो आज एक बार फिर सुबह गहराती हुई नजर आई, उन सब के बीच एफआईआईज़ की सेलिंग, इन सब का असर साफ तौर पर सभी सेक्टर्स पर नजर आया। निफ्टी बैंक, सरकारी बैंकों के अलावा निफ्टी बैंक को अगर देखें तो यहां पर लगभग 2.25% की गिरावट हमें नजर आई। निफ्टी एनर्जी लगभग 1% की का प्रेशर बना। निफ्टी आईटी जो कि पहले से ही एक प्रेशर में चल रहा था, बीच बीच में हालांकि बाउंस बैक नजर आ रहा था, लेकिन नतीजों के दौर में जिस तरह से इन्फोसिस के कमजोर नतीजे आए, हालांकि टीसीएस के नतीजे अच्छे थे, उसके बावजूद आईटी जो पूरा पॉकेट था उसमें बहुत अच्छे ट्रेंड्स हमें नजर नहीं आए और यही वजह थी कि 4.5% से ज्यादा की गिरावट हमें निफ्टी आईटी में साफ तौर पर देखने को मिली। निफ्टी ऑटो, यहां पर हमने देखा कि एक बेहतरीन ट्रेंड कभी नजर आता था और बीच बीच में मार्केट दबाव का शिकार, इसलिए जो गिरावट रही निफ्टी ऑटो में वो थोड़ी कम रही, 1.25% की गिरावट यहां नजर आई। निफ्टी फार्मा, ये भी चूंकि एक अच्छे तेजी दिखा चुका था, इसलिए गिरावट जब आई, जब जबरदस्त गिरावट आई, उस सब के बीच में प्रेशर बना 2% से ज्यादा का। निफ्टी एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 1.25% की गिरावट नजर आई। चलिए, कुछ और भी बातें हम करेंगे, लेकिन राजेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। बाजार जाहिर सी बात है प्रेशर में रहा है इस पूरे हफ्ते, इन सब के बीच में आज हमने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखा। अब यहां से बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, उन सब की असर, इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि एफआईआईज़ की सेलिंग की बात कर लें, जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है उसमें एक जो लगातार कंफ्यूजन बनी हुई है उसका भी असर हम देख रहे हैं। नतीजों का दौर है तो जाहिर सी बात है कि जिस भी कंपनी के नतीजे आएंगे,
भी थीम से जुड़ा हुए नतीजे आएंगे वहां पर हमें अच्छी और कमजोर इस तरह की तेजी नजर आती रहेगी, एक दबाव नजर आता रहेगा। ऐसे में बाजार को यहां से किस तरह से भांपा जाए? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शो में बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, काफी स्ट्रगलिंग रहा मार्केट इस वीक, काफी वीकनेस रही मार्केट में। बट आज हमने लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक किया है। और जब हम डेली चार्ट में भी इसको हम जब एनालाइज करते हैं तो एक पियर्सिंग लाइन, एक फॉर्मेशन बन रहा है जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मार्केट लोअर लेवल्स पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बट हमारा खुद का इलेक्शन सीजन स्टार्ट हुआ है आज से, तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर लेवल्स पे स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट में, तो आने वाले वीक में अगर कोई एक्सकेलेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर ना हो तो यहाँ से एक फर्दर बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। एंड पॉसिबली मार्केट जो है वापस 22,300, 22,350 की लेवल्स आने वाले फर्स्ट फ्यू सेशंस में देख सकते हैं। और नीचे के साइड पर अगर आप देखें तो 21,700 पिछले मंथ में भी एक सपोर्ट के जैसे एक्ट किया था, जहाँ पे एक 89 ईएमए है। एंड हम एक्सपेक्ट करें ये 21,700, 21,800 जो है वो एक नियर टर्म में बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। जो है रणनीति इस वक्त अगले हफ्ते के बाजार को देखते हुए आती हुई राजेश जी की तरफ से। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिस खास सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है निफ्टी मेटल। मेटल काउंटर्स को हम देखें तो उन्होंने इस दबाव भरे बाजार में भी कहते हैं ना अपना मेटल प्रूफ किया है। और हमने यही वजह थी कि हाल फिलहाल जब भी आपसे भी चर्चाएं हो रही थी, बाकी एक्सपर्ट से भी चर्चाएं हो रही थी, तो ऐसे चुनिंदा स्टॉक मेटल काउंटर से सामने आ जा रहे थे जहां पर हमारे निवेशकों ने बेहतर कमाई की या उनके लिए कमाई के मौके बनते हुए नजर आए। अब इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि इन मेटल स्टॉक्स पर जिस तरह की रैली है, दबाव भरे बाजार में जब कोई चल जाता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। बताइए, मेटल काउंटर्स पर आपका नजरिया कैसा है? अगले हफ्ते इन्हें किस तरह की रैली की उम्मीद की जाए? डेफिनेटली मेटल काउंटर में अभी भी एक मजबूती से ट्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिक अपन देखें तो हिंडाल्को जो है वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अदर काउंटर। हिंडाल्को है, नाल्को है, ग्लोबल रीजन भी है उनके अपने अपने। तो हिंडाल्को में है, हिंडाल्को में यहाँ से भी एक अपसाइड लगता है थोड़ा। अगर डिप में अगर एंट्री मिलता है तो वहां पे अपन डिप में एंट्री बना सकते हैं हिंडाल्को में। और नाल्को में भी सेम पैटर्न है कि वहां पे भी अपन एक डिप मिलता है तो वहां पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये दोनों जो स्पेसिफिक काउंटर हमारा स्पेसिफिक, इसके दोनों नाल्को और हिंडाल्को में स्पेसिफिक हमारा एक बाइंग रहता है और बाइंग रहेगा भी। अगर डिप्स में अगर बताते तो दोनों स्पेसिफिक काउंटर में बाइंगे। हिंडाल्को में हमारा टारगेट 675 से 690 तक के लेवल जो है हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। और नाल्को में सेम ट्रेंड है, नाल्को में 200 210 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट हम इसको थोड़ा बाई ऑन डिप्स की सलाह के साथ में ट्रेड करना चाहेंगे। अदर काउंटर जो है वो ऑलरेडी रन हो चुके हैं, लाइक वेदांता है या फिर और अदर काउंटर, वहां पे हमारे को लगता है कि थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी बन चुकी है। वहां पे अगर थोड़ा सा करेक्शन हो या फिर वहां पे एक लोअर लेवल मिले तो वापस से एंट्री वहां पे बना सकते हैं। बाकी अदर देन इनके जो काउंटर है जेएसडब्ल्यू वगैरह है वो ठीक ठाक लेवल पे है। बट एक वेदांता जो है थोड़ा सा लगता है कि एक हाई रेंज में हो गया, तो वेदांता हम लोग टाइम बीइंग के लिए इसको साइडवेज रखेंगे। अगर वो नीचे आता है तो वापस एंट्री बनेगी। हिंडाल्को और नाल्को स्पेसिफिक पिक है हमारी। मैं आपके पास महेश जी आऊंगा और मैं आने के साथ जिस सेक्टर पर चर्चा करने वाला हूं वो है टेक्सटाइल काउंटर्स। ज़रा उस पे कुछ मोती चुन के रखिए, मैं उस पे भी आपसे बातचीत करूंगा। राजेश जी, आपके पास आना चाहता हूं। ये हफ्ता जो है वो टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमने देखा वोडा आइडिया के साथ जो अहम खबरें आई, अहम डेवलपमेंट्स हुई, उसका असर हमें स्टॉक पे नज़र आया। इसके अलावा भारती एयरटेल हो गया, हमने इंडस टावर में शानदार रैली देखी। पूरे जो टेलीकॉम पैकेज अगर हम देखें, एक अरसे के बाद यहाँ पर थोड़ा उस तरह का एक्शन नजर आया जिसकी उम्मीद की जाती रही है, वो भी ऐसे प्रेशर भरे बाजार में। बताइए, टेलीकॉम सेक्टर पर आपका व्यू क्या है?
डेफिनेटली मार्केट्स ऐसे गिरते हैं और जब ऐसे स्टॉक्स और एक्सेस सेक्टर जब आउट परफॉर्म करते हैं तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखी जाती है। एंड ये इनका एक अलग साइकिल स्टार्ट हुआ है। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से एक फर्दर तेजी इंडस टावर भारती एयरटेल में हमें देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया स्टॉक न्यूज में रहा है बट उसके बावजूद कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। बट भारतीय हम एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली 1350 तक भारतीय एयरटेल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस टावर भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा तेजी में रहा है, नॉन स्टॉप वर्टिकल मूव दिया है। एंड आगे आने वाले सेशंस में भी ये मूव कंटिन्यू हो सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है फ्यूचर्स में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 370 का इंडस टावर में भी हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडस स्टार और भारतीय एयरटेल, ये जो दो अहम स्टॉक्स हैं, यहाँ पर जो है वो आने वाले वक्त में किस तरह के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, किस तरह की रैली यहाँ नजर आ सकती है, उसके बारे में राजेश जी ने आपको जानकारी दी। मैं महेश जी आपके पास आना चाहूँगा और मैं टेक्सटाइल काउंटर के साथ आपको छोड़े गया था। ज़रा बताइए, कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमने खासतौर पे हमने कल सोमा टेक्सटाइल्स पे भी चर्चा की थी और वहाँ से कल से भी जिन लेवल्स पे एक्सपर्ट ने बात की थी उन लेवल से भी ये आगे हुआ। आज लगभग 5% की तेजी इस पे नजर आई। जरा बताइए, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है आपको अगले हफ्ते के लिए? डेफिनेटली इसमें मिड कैप स्पेस में एसपीएल इंडस्ट्री है, सोमा टेक्सटाइल है, ट्राइडेंट है, ये सारे काउंटर स्पेसिफिक है जहाँ पे थोड़ा सा ध्यान बनाया जा सकता है। बट ओवरऑल इतना बड़ा कोई स्पेसिफिक इसमें अभी तक रीजन बना हुआ नहीं है। बट यस, एक अपन देखें तो मिड स्मॉल कैप में थोड़ी सी टेक्सटाइल में जो है एक मोमेंटम जरूर बना हुआ है और अगले हफ्ते भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो स्पेसिफिक इसमें ट्राइडेंट है, आपका एसपीएल इंडस्ट्री है, सोमा टेक्सटाइल आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो अदर काउंटर जो जो भी है उसमें आपको एक थोड़ा सा मोमेंटम जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो वैल्यूएशन भी एक मतलब टेक्सटाइल का जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्सटाइल में आप बना सकते हैं थोड़ा ध्यान, बट मिड एंड स्मॉल कैप जो है वहां पे एक ध्यान रख सकते हैं आप। राजेश जी, एक छोटी सी जानकारी के बाद मैं आपके पास आऊंगा। जरा कोई ऐसी थीम जो बाजार को इस मोमेंटम से भी निकाल सकती है या जहां पे नजर रखनी चाहिए? कंजम्पशन एक बहुत बड़ा पॉकेट रहा है, इसके अलावा अगर आप कोई थीम देख रहे हो तो जरा उसके बारे में नजरिया दीजिएगा। मैं एक छोटी सी लिंक के बाद आता हूं, क्योंकि अगले हफ्ते कुछ बड़े इवेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए? मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय इसकी जानकारी लेकर हाजिर हैं। तृप्ति, बताइए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स कौन से हैं? जी, तो कल के लिए और अगले हफ्ते जिन क्यूज़ और इवेंट्स पर हमें नज़र रखना चाहिए और जो इवेंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। 20 अप्रैल के इवेंट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक भंसाली इंजीनियरिंग के नतीजे वाले हैं। कंपनीज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। अब बात करते हैं 21 अप्रैल के इवेंट्स की, तो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे आएंगे और पीएम मोदी एलॉन मस्क से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि एलॉन मस्क भारत के साथ ईवी निवेश को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 22 अप्रैल को होने वाले इवेंट्स की, तो चीन में लोन प्राइम रेट पर फैसला आने वाला है। वहीं वोडाफोन आइडिया का एफपीओ बंद होगा जो कि 18 अप्रैल को खुला था। इसी के साथ एजिस लॉजिस्टिक में डिविडेंड के एक्स डेट पर शेयर ट्रेड होंगे। और वहीं 22 अप्रैल के आने वाले नतीजों की बात करें तो निफ्टी कंपनी रिलायंस अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। दूसरी कंपनीज में पर्सिस्टेंट, आदित्य बिरला, मनी रैलीज, तेजस नेटवर्क और हडसन एग्रो भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। अब बात कर लेते हैं 23 अप्रैल को होने वाले इवेंट्स की, तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। अनूप इंजीनियरिंग में कंपनी 1 पर 1 बोनस शेयर जारी करेगी। वहीं एसटीडीएम स्पेशल डिविडेंड का ऐलान करेगी। जेएनके इंडिया का आईपीओ 23 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए। और इसी के साथ 23 अप्रैल को जो क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करने वाली कंपनीज हैं उनमें 361, टाटा कंज्यूमर, साइंट डीएम, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एमएनएम फाइनेंस और टाटा एलेक्सी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। 24 अप्रैल को जिन कंपनीज के क्वार्टर 4 के नतीजे आएंगे उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और एलटीआई माइंडरी होंगे। अब बात कर लेते हैं 25 तारीख के इवेंट्स की, तो 25 अप्रैल को निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। इसी के साथ जेएनके इंडिया
इंडिया का आईपीओ बंद होगा। वहीं अब 25 अप्रैल को दूसरे इवेंट्स की बात करें तो अमेरिका के जॉबलेस क्लेम भी आने वाले हैं। और नतीजों की बात करें तो टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, इंडसइंड बैंक और एल&टी टेक अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। अब बात कर लेते हैं 26 अप्रैल को आने वाले नतीजों की, जिसमें कंपनी HCL टेक, मारुति, SBI लाइफ और बजाज फिनसर्व अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। जी, तो ये थे वो इवेंट्स और क्यूज जिन्हें अगले हफ्ते हमें नजर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ये वो अहम खबरें हैं, अहम रिजल्ट्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और बात मैं कर रहा था वो कौन सी थीम है जो मार्केट को अगले हफ्ते ड्राइव कर सकती है। ज़रा बताइए, आपका व्यू, आपका नज़रिया, आपके विश्लेषण क्या कहता है? तो डेफिनेटली आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बताया, अलोंग विद दैट आईटी मेटल स्पेस जो है काफी आउटशाइन किया है, जिसमें कोई भी मेजर करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है। अलोंग विद दैट ऑटो इंडेक्स एक अच्छा लग रहा है हमें। हमें एक्सपेक्ट कर कि ऑटो इंडेक्स जो है ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जहाँ पे कोई भी डिप जो है डिप में बाइंग देखने को मिले। तो ऑटो इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है और हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले वीक में ऑटो इंडेक्स में, ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली देखने को मिल सके। एंड मेरा जो आज का रिकमेंडेशन है वो भी एक ऑटो इंडेक्स में से ही है। तो मेटल हो गए, ऑटो हो गए, कंजम्पशन थीम हो गई, इन सभी में क्षमता है कि वो मार्केट को आने वाले हफ्तों में ड्राइव कर सकते हैं। मैं आता हूं अब महेश जी आपके पास। इस पूरे बाजार में अगर हम संभावनाओं के तौर पर देखें तो आपको क्या लगता है कि अभी भी कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी अच्छी रैली का इंतजार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि उनमें दमखम था लेकिन जो भी ग्लोबल क्यूज थे या जो भी हमने एक अस्थिरता देखी उसका शिकार हो गए वो? देखिए, अपन अगर अभी भी देखें तो केमिकल एक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी भी पूरी तरीके से वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है और वहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम अभी बाकी है। तो पूरी तरीके से केमिकल जो है सेक्टर वो अभी तक बाकी है, वहाँ पे एक अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू अपने को देखने को मिलेंगे। कुछ एक पावर सेक्टर है, डिफेंस है, ये सेक्टर जो है कंटिन्यू अपने काफी टाइम से स्ट्रांग है और यहाँ के जो नंबर्स है इन सब चीजों के नंबर भी काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं। डिफेंस में अपने HCL है, आपका कोचिन शिपयार्ड है, पावर में आपका टाटा पावर है, CG पावर है, NTPC है। तो ये सारे काउंटर है जहाँ पे अपन एक और भी आगे आने वाले मोमेंटम में तेजी का ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। केमिकल में अपन दीपक नाइट्रेट है आपका, एक और काउंटर जो आपका नवीन फ्लोरो है। ये जो बड़े बड़े काउंटर है यहाँ पे भी एक मोमेंटम वाइज जो है अभी हमारे को यहाँ से भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे लग रहे हैं कि यहाँ पे एक और मोमेंटम बनेगा। यहाँ पे एक अपसाइड का पोटेंशियल जो बाकी है, जो आने वाले दिनों में जो ट्रिगर करेगा मार्केट के अंदर। अब ये है कि ये नेक्स्ट वीक करता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करता है, ये एक थोड़ी सी बात रहेगी। बट केमिकल सेक्टर स्पेसिफिक रडार पे है और ये परफॉर्म करना बाकी है। और बैलेंस शीट्स वगैरह कंपनीज की है वो भी पहले से काफी सुधर चुकी है। वहां पे उनके जो एक्सपेंसेस है वो भी काफी एकदम लेवल पे उन कंपनीज ने मेंटेन किया है। तो ये एक सेक्टर है जहाँ पे अपने को और अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आज जो चर्चा रही हमारी, उस चर्चा में आपने ये महसूस किया होगा कि हमारी कोशिश यही रही है कि हर सेक्टर, हर थीम पर इस तरह से बात हो जिसके जरिए आम निवेशक को एक क्लियर आइडिया हो जाए। और हमारे दोनों ही जो सिद्धार्थ एक्सपर्ट हैं उन सब ने साफ तौर पर कुछ स्टॉक्स का भी यहाँ पर चयन किया और इसके साथ ही बताया कि आखिर क्यों बाजार को जो इस वक्त की दबाव है उससे कौन कौन से सेक्टर्स और कौन कौन सी थीम बाहर निकाल सकती हैं। चलिए, अब शो के आखिर में आ चुके हैं लेकिन कमाई के मौके खत्म नहीं हुए हैं 18 नाउ स्वदेश पर। तो अब चलते हैं VIP सेगमेंट की ओर। तो सबसे पहले महेश जी, मैं आपके पास ही आता हूं। बताइए, आज VIP शेयर के तौर पर आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी? तो अपने दो पिक रहेंगे। एक तो नवीन फ्लोरो है जहाँ पे अपन यहाँ पे बाइंग की एडवाइस बता रहे हैं कि यहाँ पे अपन नवीन फ्लोरो में एक जो है बाइंग बना सकते हैं। 2 से 3 महीने का नजरिया रहेगा। 3360 से 3425 तक के लेवल जो है इमीडिएट बन रहे हैं और उससे भी अपसाइड तक के जो 3500-3600 के लेवल भी जो है वो अपने को आने वाले टाइम के अंदर बता सकते हैं।
दूसरा अपना है एक इंश्योरेंस सेक्टर के हिसाब से HDFC लाइफ के अंदर अपनी बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉक्स रिजल्ट भी अभी ऑलरेडी आ चुका है और स्टॉक कंसोलिडेशन जोन का भी जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 ये लेवल पे बाइंग कर सकते हैं HDFC। और 622 से 635 के जो लेवल है इमीडिएट बन रहे हैं, उससे आगे भी 650 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी 2 से 3 महीने का नजरिया आपको रखना पड़ेगा और 578 तक का स्टॉप लॉस लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। दोनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आप इसमें अच्छे से ट्रेड करके इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। HDFC लाइफ और नवीन फ्लोरिन ये इस वक्त पसंद आता हो महेश जी को। राजेश जी आप बताइए आपकी पसंद है? सेक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ दिख रहा है। आज मारुति में और M&M में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। आज का जो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है M&M में। जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तब ग्रेजुअली करेक्ट हो रहा था एंड आज मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा तो एक काफी अच्छा एक मोमेंटम उसमें देखने को मिला है। इनफैक्ट आज का जो बाउंस है उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स को रिटेस्ट करके और 20 DMA को टेस्ट करके हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले सेशंस में काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 2080 के आसपास क्लोजिंग है M&M की। यहाँ से 2000 का स्टॉप लॉस रख के 2230 के जो है M&M में टारगेट रख सकते हैं। मेरा जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो है रेमंड पे। रेमंड आप अगर देखो तो काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जहाँ पे 1950 और 1980 के रेंज में 3-4 बार रेजिस्टेंस ले रहा था, बट फाइनली आज ब्रेकआउट दिया है, इस रेंज को ब्रेक किया है ऑन द हायर साइड और वॉल्यूम्स भी देखे तो अबव एवरेज वॉल्यूम्स है। तो काफी समय के बाद एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 2000 के आसपास M&M का रेमंड का क्लोज है। 1910 का स्टॉप लॉस रखे और 2200 का टारगेट रखे। बिल्कुल, तो रेमंड और इसके साथ M&M ये पसंद आता हुआ इस वक्त राजेश जी को। अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स राजेश जी और इसके साथ ही महेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और ख़ास विश्लेषण के लिए। और फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।